आपने कहा कि अमेरिका और कनाडा के जो अच्छे रिलेशंस हैं उसमें अमेरिका का रोल ज्यादा है। उसमें सर अगर कनाडा हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को पालता तो फिर क्या इसी तरह के रिलेशंस होते उनके? अच्छा, एक तो चॉइस साहब ये है कि गलीलियो जो थे ना, उनको क्रिश्चियंस ने ही मारा था। तो एक हाउस अरेस्ट किया नहीं था नहीं उनको नहीं एंड नहीं या उन्होंने नहीं वो नहीं मारे उन्होंने नहीं गए थे, उनको लिंच अरेस्ट किया। हाउस उन्होंने अरेस्ट। नहीं नहीं उन्होंने उनको इजाजत नहीं दी। वो जो लेबर वाली उनकी थ्योरी थी वटेवर, उन्होंने उसको इजाजत। देखें चॉइस साहब, एक हर चीज में मैं तो समझता हूं कि दुनिया कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। अगर ऐसा ना होता तो चौधरी साहब क्या मैं और आप ही वो ज़हीन लोग आज पैदा हो गए हैं कि जो तमाम मामलात को समझते हैं। हमसे पहले मतलब मैं तो चौधरी साहब मतलब एज ए पर्सन ह्यूमन स्पीशीज पे कोई इतना खुश नहीं हूं। वो इसलिए कि 2000 साल पहले की भी अगर आपको एक चले आपकी ऑडियंस के लिए और आपके लिए अपनी हम्बल कैपेसिटी में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जाके लेटर्स ऑफ अ स्टोइक पढ़ें, कि जिसमें एक बड़े मशहूर थिंकर फिलोसोफर सेनेका हैं, कि जो एक यंग सेनेका को कुछ खत कुछ चिट्ठियां लिखते हैं, छोटे छोटे लेटर्स हैं, और उसमें वो उसको जिंदगी की लाइफ की फिलोसफी बताने की कोशिश करते हैं। और जब वो आप पढ़ें तो आपको लगता है कि जैसे इतने हजार साल में 2000 साल पहले उसने लिखा है, और 2000 साल जी में एज इफ हमारे एटीट्यूड्स में कोई चेंज नहीं है, हमारी पर्सनालिटीज में कोई चेंज नहीं है। ये और ठीक है कि आप में वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हम्म, हैं, लेकिन आपके टॉपिक पे आता हूं। मेरे जी हिसाब से इस्लाम भी एक जमाने में बहुत सेकुलर था। ये जो था ना ट्रांसलेशन मूवमेंट जो थी, कि जो बगदाद में थी, कि उस टाइम पे बगदाद न्यूयॉर्क था ये दुनिया का। उस टाइम पे उसके दरबार में ये संस्कृत, उसमें यहूदी, उसमें ईसाई, उसमें लादीन, जरतेश सब शामिल थे, और उन्होंने ट्रांसलेशन की तमाम के तमाम इल्म की अरबिक के अंदर, कि जिसके बाद फिर एक ट्रांसलेशन मूवमेंट जो गोरे ने शुरू की, कि जिसमें उन्होंने अरबिक से सारे इल्म को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब, ये जो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप एज इफ बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान में कोई ख्वाहिश ही नहीं थी कि जी वो क्या एक हाफिज सईद तमाम तमाम जो पूरा नैरेटिव है उसको हाईजैक करने की सलाहियत रखता है। तो मैं चौधरी साहब जाती तौर पे इस ओपिनियन का हामी नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि जी ये जो नैरेटिव है ये वैलिड है। हाँ, ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी अपनी जाती नजर के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे जो खूबी नजर आती है वो ये नजर आती है कि आज टेक्नोलॉजी ने ये एनेबल कर दिया है कि हम सब आपस में बात कर सकते हैं। आप मैं तो हम 3 लोग बात कर रहे हैं ना, लेकिन टिकटॉक पे करोड़ों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो डायरेक्ट एक दूसरे को मुक्के भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भले सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, भले कायदा लिखने वाले, भले इंडिया के हॉक्स जो मर्जी या कर लें, लेकिन ये जो हम में खूबी है कि हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे की जबान समझते हैं, तो मैं इसमें बड़ी पॉजिटिविटी देखता हूं। लेकिन इसके करेक्ट। साथ मैं ये भी समझता हूं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, और ये भी मेरा ख्याल में शायद इनके भगवान की मेहरबानी थी और हमारे अल्लाह की मेहरबानी थी कि दोनों ने ही बना लिया। अब ये भले इल्जाम लगाए कि चाइना ने दिया, ये वो, मतलब इसराइल का भी फ्रांस ने दिया, मतलब ये सारी कहानियां हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा हुआ कि दोनों जो हैं वो इस चीज से इस चीज का आई होप के इदराक रखते हैं कि जी ये जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, ये मतलब हमारी एक तरह से एग्जिस्टेंस की वजह भी है। तो मैं इसमें वो रखता हूं, लेकिन मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं डॉक्टर साहब जैसे लोगों से कि जी वो इसमें जो गलतियां तो सब बता देते हैं ना चौधरी साहब, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, इससे इससे बेहतर होने की जरूरत है। मतलब मेरी तो ये अपनी वो सोच है जो मैं आपके साथ शेयर, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे इजाजत मिले या नहीं। आप कहें ना कि कोई 6 महीने की वहां पे कोई वो है, डिस्कशन है या वटेवर, भाई ये देखे ना ये क्या बात हुई कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ने अगर मिलना है तो वो दुबई में मिल सकते हैं, वो कतर में मिल सकते हैं, वो बाकी जगहों पे मिल सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कह लें, मैं उन पुरानी लकीरों को पीटना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जी हिसाब से मैं अभी भी अपनी इस कंसिडर्ड ओपिनियन पे कायम हूं कि द लार्जर रोल इज टू बी प्लेड बाय इंडिया। अच्छा मेजर साहब, बिफोर आई लेट अभिषेक जी स्पीक,
कुछ लोगों का यह भी एक आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान ने जब से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की है, वो ये समझता है कि मेरी कैपेसिटी टू अंडरटेक मिस एडवेंचर्स हैज इंक्रीज्ड, कि अब इंडिया उतना इजीली मेरे पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऐसे लोगों का ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना होती तो पाकिस्तान का बिहेवियर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता, फिर वो मुंबई पे हमले ना होते, पार्लियामेंट पे अटैक ना होता, और इस तरह की जो चीजें हैं, रिलेशंस बेहतर होते ना कि खराब होते। और पाकिस्तान ने जो कीमत अदा की वो भी बहुत हैवी है। मुझे याद है जब सेमिनार्स होते थे, डॉक्टर शीरी मजारी जैसे लोग कहा करते थे कि जो ही हमने बम बना लिया तो हम जनाब अपना कन्वेंशनल जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो कम कर देंगे, वो जनाब अवाम की फलाह बहबूद पे लगेगी, उनके इलाज पे लगेगी, उनकी सेहत पे लगेगी। लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अभी अभी शेख साहब को हम काफी देर से जो है बेचारे मुंतजर हैं। जी प्लीज। मेजर साहब ने अंत में बहुत अच्छी बात कही, और मैं मेजर साहब की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई कि मुझे ये हलवे में मिला। मैं मेजर साहब के साथ हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिला हूँ जहाँ पे क्वेश्चंस मेरे टफ ही पूछे जाते हैं मुझसे, एंड आई हैव ऑलवेज रिस्पॉन्डेड देम विद ग्रेसफुली। सो मेजर साहब, आई होप कि ऐसा कहेंगे प्लेटफॉर्म और उस पर वेरी करता है। खैर देखिए, मेजर साहब पाकिस्तान की समस्या का सलूशन पूछ रहे हैं। जो पूरा ये आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट है मोनोथीज्म का जो आया, मैं उसको मोनोथीज्म नहीं कहना चाहता फॉर अ रीज़न कि वो मोनोथीज्म से ज़्यादा वो है कि तुम्हारा थीज्म गलत है। द बेस्ट मोनोथीज्म एवर ऑन द फेस ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय इंडिया। एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सत्य एक है, उसको कई प्रकार से बताया जा सकता। तो जब मेजर साहब ने कहा कि इनका भगवान मेरा अल्लाह, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह भी मेरा है और भगवान भी मेरा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो सत्य है। तो मोनोथीज्म द बेस्ट एवर, जिसके लिए जो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है वो बेसिकली कहता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी रिलीजन, ये एंटीडोट है मोनोथीज्म का जो यूरोप ने निकाला। वरना क्रूसेड हो रहे थे, लड़ाइयां लड़ी जा रही थी और यहूदियों का प्रोसिक्यूशन हो रहा था। तो यहूदियों का जो मोनोथीज्म का जो एनेक्डोट निकाला यूरोपियन थिंकर्स ने, किताबें पढ़ लीजिए, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट बाय, मैं नाम भूल गया उसका, उसके बाद कॉमन सेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिए रूसो की जो 3-4 किताबें, मैं नाम भेज दूंगा, परपेचुअल पीस बाय इमैनुअल कांट पढ़ लीजिए आप, अगर आपको वेस्ट इंडियन बुक्स को नहीं पढ़ना तो। वो मेजर साहब या पाकिस्तान की समस्या ये है कि इसने कुछ ऐसा अपना लिया है जो इसकी ट्रांजैक्शन की कंटिन्यूटी को नहीं समझ रहा। मेजर साहब बोले इसका सोल्यूशन क्या है? मेजर साहब के पास कॉन्स्टिट्यूशन ही उसका सोल्यूशन है। मेजर साहब के पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है। If the solution to the problem that the Major Saab wants to have was a constitutional governance, Major साहब के पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बिना ये जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस की प्री कंडीशन क्या होती है, जो कि यूरोपियन मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ये यूरोपियन जो, या जिसको आप मोनोथीज्म कह लें, वो अब्राहमिक फेथ वाले मोनोथीज्म से चलते हैं। उसमें ये कहा गया कि रिलीजन को आप जब सेपरेट करते हो चर्च से, स्टेट से, तो फिर होता है एक तरफ आपका पॉलिटिकल पावर होता है, दूसरी तरफ जो बचा हुआ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन रहता है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन जनता को दे दिया जाता है, और जो बचा हुआ पॉलिटिकल पावर जब आप निकाल लेते हो किसी टेक्स्ट बुक में से, उस पॉलिटिकल पावर से आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का की शुरुआत करते हो। सिंपल है कॉन्सेप्ट। एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुझसे नफरत करता है, लेकिन एक सेक्युलर यहूदी मुझसे प्यार करता है। इस सेंटेंस की डेप्थ को समझिए कि यहूद और हनूद में साजिश है। टेक्निकली यहूद और हनूद एक हो नहीं सकते। जितना मुस्लिम्स नहीं हेट करते, उससे ज्यादा यहूदी हेट करता है पॉलीथीस्ट, जिसको वो कहता है, हालांकि वी आर नॉट पॉलीथीस्ट, और जिसको वो कहते हैं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलीथीज्म एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अगर यहूदी समझ जाते, दुनिया में यह हालत नहीं होती। बुद्धिज्म भी ट्रैवल किया है, यानी कि एक लीगल, एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी दुनिया भर में गई, मगर वो वहां के लीगल और कल्चरल आइडेंटिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आई। उन्होंने जैसे जापान में जाकर के ये नहीं कहा कि शेंटो को खत्म करो या दूसरे जो कॉन्सेप्ट है उनको खत्म करो। बुद्धिज्म वहां पे एक फिलॉसफी के रूप में रहा, उनकी सोशल ऑर्डर, कल्चरल ऑर्डर, उनकी अदर जो ऑर्डर थे उसको डिस्टर्ब नहीं किया। देयर हैव बीन, अगर सऊदी अरेबिया ने दुनिया को इस्लाम दिया है और जेरूसलम ने दुनिया को क्रिश्चियनिटी और यहूदी दिया है, तो भारतवर्ष ने दुनिया को जैनिज्म, बुद्धिज्म दिया है, जो दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं। वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, थाईलैंड में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। पॉइंट ये है कि यू आर स्टक बिटवीन द लॉ एंड द स्पिरिचुअलिटी। मैं अल्लाह का हाथ जोड़ के सम्मान करता हूं क्योंकि वो गॉड है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन समस्या ये है कि आप सोशल ऑर्डर और स्पिरिचुअल ऑर्डर के बीच का डिस्टिंक्शन नहीं समझते। गो एंड फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, which means man-made law. Make your parliament supreme. The first condition of being a document to be termed as constitution is that it should be the supreme law of the land. आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, इसीलिए कई पावर सेंटर है और पाकिस्तान में ये खाना जंगी चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के कई कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कुरान है और एक जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ये जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्स्टिट्यूशन है। All I'm saying is that get your doctrines correct, get your theories correct. Pakistan will have a very better future. Pakistan will have a very जिसे कह लीजिए sound and prospective future. यही मेरी तमन्ना है। आप लोग बने, हमारी आपसे कोई नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर चोट लगी है। 1000 साल से मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने डॉक्यूमेंटेड पढ़ा है, जो डॉक्यूमेंटेड क्रोनोलॉजी क्रॉनिकल्स है उनको पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान एंड इस्लाम ओज एन अपॉलॉजी टू इंडिया। सर साहब, प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ हम चलते हैं। तो कश्मीर का जो है प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? मतलब कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो इसको रिजॉल्व करना, इस पे किसी फैसले पे पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या आप नहीं समझते कि एमबी नकवी साहब ने, जो इतने सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका जो मशवरा था, उन्होंने जो लिखा कि 65 की जंग के बाद हमें ये समझ जाना चाहिए था कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है इस इलूसिव ड्रीम के पीछे भागने का, तो लेट्स मूव ऑन, इस हकीकत को हम तस्लीम कर लें। फिर भुट्टो साहब को अपॉर्चुनिटी मिली शिमला में। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंदिरा ने ये कहा था कि इसको मान लो और इसको खत्म करो। भुट्टो साहब ने कहा अच्छा मुझे टाइम दो, मैं पब्लिक ओपिनियन को तैयार करूंगा, वगैरह वगैरह। आई डोंट नो वेदर दिस इज अपॉक्रिफल और दिस इज ट्रू। तो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान 65 की जंग के बाद ये मान लेता और थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन को भी एजुकेट करते, जैसे ताशकंद में हुआ, फिर शिमला में हुआ, शिमला तक जो है एक हम कह देते कि ठीक है यार, जो आपके पास है आपके पास है, जो हमारे पास है हमारे पास है, लेट्स मूव ऑन। लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाएं, ना कि उनके लिए हम मुश्किलात पैदा करें। एलीट तो फायदे में रहती है, लेकिन अवाम का तो नुकसान होता है ना इसमें। जो पाकिस्तान ने प्राइस पे की है, पाकिस्तान को जरूरत है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, कि यार हमने क्या खोया क्या पाया। तो आज देखिए ना हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो जनाब परेशान हो जाते हैं कि जी ये पैसे मांगने आ गए हैं। गोया इंटरनेशनल भिखारी बन गया हमारा मुल्क। हमारे पासपोर्ट की कितनी इज्जत है, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो हमें कब कब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, कब हम सोचेंगे कि यार पाकिस्तान बनाने का मकसद दुश्मनी निभाना नहीं था, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना था। उस मकसद में हम फेल हो गए हैं। वी हैव मिजरेबली फेल्ड इन दैट मिशन। जॉय साहब, मैं आपसे आपने जब पिछला सवाल किया था तो उस टाइम पे मेरा दिल था कि मैं आपसे वापस काउंटर क्वेश्चन करूं। आपने कहा अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ना होता तो क्या पाकिस्तान का यही रवैया होता? तो मेरा उस पे सवाल ये था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम होता तो क्या, और पाकिस्तान के पास ना होता तो क्या भारत का यही रवैया होता? तो देखें, दोनों साइडों को देखा करें। इसी तरीके से आप ये जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मुआशी हालत की क्या हालत हो गई, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने ज़्यादा नुकसान इंडिया के साथ उठाया या पाकिस्तान ने ज़्यादा नुकसान वो अफ़गानिस्तान की जो जंग थी यूएसएसआर के खिलाफ, कि जिसमें अमेरिका स्पॉन्सर था, तो पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा नुकसान उठाया।
तो मेरे हिसाब से, मेरी समझ के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमेशा बड़े सेन रहे। सेन से मेरी मुराद है कि बावजूद तमाम इख्तिलाफात के लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स रिमेन्ड वेरी, मैं कहूँगा कि जी वैसे इस तरह भी इख्तिलाफ था, लेकिन एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस दोनों ने उससे निकलने की कोशिश की। और बड़े अदब के साथ, अगरचे मैं आज की लीडरशिप को कोई इतना ज़्यादा हाई उसमें नहीं करदाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी इवन इन द करंट क्राइसिस द लीडरशिप प्रिवेल्ड। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लेकिन आई वाज़ वेरी हैप्पी कि जनाब 3 एंड अ हाफ डेज़ में जो भी रीज़न थी, अब भले हमने इनके जहाज़ गिराए, भले इन्होंने हमारा नुकसान किया, जो भी रीज़न थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आई वाज़ वेरी हैप्पी कि जी लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स प्रिवेल्ड और उन्होंने कहा कि जनाब हम अपनी जंग खत्म करना चाहते हैं। तो मेरा चौधरी साहब ओपिनियन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ स्ट्रेंथ्स है हमारी जो ओवरलुक हो जाती है। पाकिस्तान इसलिए गरीब नहीं हुआ मेरी नज़र में कि जी इंडिया के साथ जंग में, इंडिया वाली जंग के अंदर हम उनके साथ अच्छा सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग में हमें अफ़गानिस्तान और ये जो ग्लोबल मामलात थे, उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाए। और उसमें वो जो चाहे हमारी मजबूरी थी, चाहे इंडिया की वजह, चाहे जिसकी वजह से भी, लेकिन उस जंग ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और उसी जंग की वजह से, और फिर माज़रत के साथ वो जंग घूम के दोबारा हमारे पास आई। और पहली दफा भी वो 10 साल जारी रही चौधरी साहब, और दूसरी दफा भी वो 10 साल जारी रही। पाकिस्तान का टोटल सोशल फैब्रिक तब्दील हो गया उस जंग की वजह से। वरना जब इंडिया से पाकिस्तान आजाद हुआ था चौधरी साहब, तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। लेकिन उसको चोट तब लगी कि जब ये जो हमारा जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो किरदार सामने आया। तो मैं अभी वाक़ई आपकी बात सही है कि प्रोग्राम बड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं अपनी ज़ाती नज़र के अंदर ये समझता हूँ कि अ, अगर पाकिस्तान इंडिया की ना बड़ी यूनिक सिचुएशन है। आप देखें एससीओ में 25 ममालिक थे। उन 25 को इंडिया, पाकिस्तान ने ही जो है ना आगे लगाया हुआ था। अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उस पूरे क्राउड में राजनाथ सिंह साहब जो उनके रक्षा मंत्री हैं और जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो 2 वाहिद लोग थे मेरा ख्याल में कि जो एक-दूसरे के साथ डायरेक्ट खुल के पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, जिसमें चाहें वो गप लगा सकते थे। और मतलब पूरा वो फंक्शन जो है ना बेहतरीन तरीके से एन्जॉय कर सकते थे। लेकिन आप देखें कि जी वहाँ पे उन 2 ने बात नहीं की। बाकी सब ने जो है ना वो आपस में बात की और सब ने वो हेडफ़ोन्स लगाए हुए थे कि जिसमें वो ट्रांसलेशंस आ रही थी, वो सब कुछ आ रही थी। हिसाब से ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला बड़ा खतरनाक मसला है चौधरी साहब। मेजर साहब कश्मीर के अच्छा, सोल्यूशन के मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये कश्मीर वाला जो मसला है, ये इंडिया-पाकिस्तान के बीच में हल तलब है। अब इसकी जो भी ये ऑप्शन निकालते हैं सर, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका कि जी, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ इश्यूज़ आपको चौधरी साहब, अभी वो आप देखें ना, आप तो कश्मीर पे आना चाहते हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पॉल्यूशन में इंडिया-पाकिस्तान दोनों बराबर के मर रहे हैं, बराबर के। और बड़ी सबसे बड़ी तबाही यहाँ पे वो लिखा हुआ था कि इंडिया, मतलब इंडिया से मुराद थी कि जी इंडिया पाकिस्तान, कि या ये फ्राई होंगे तो या चोक होंगे। तो मैं समझता हूँ चौधरी साहब कश्मीर से बड़े मसले इंडिया पाकिस्तान के बीच में आ जाएंगे, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान शायद अगले 10 साल 15 साल भी इसी तरह चल सके, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान में जो सोशल तब्दीली आएगी, उसको पाकिस्तान सहा नहीं सकेगा। वही वाली सिचुएशन हो जाएगी कि 22 अप्रैल से 6-7 मई तक हम हमला या हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जंग नहीं करना चाहते थे। लेकिन 6 मई वाले दिन के बाद मैंने ये कहा था कि मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए कि वो रिस्पॉन्ड ना करे। दे विल सीज़ टू एक्जिस्ट अगर देयर इज़ नो मिलिटरी रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब इंडियंस ये कहते हैं कि जी वो चाइना के पास जब आया बम और तो हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम वो हासिल करें। बहरहाल 1974 में ये 74 जवाब में है। पहला जी जी सर मेरी बात सुन लीजिए हाँ साहब जी, सर। 74 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। अगर इंडिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने के बाद चाहता है कि पाकिस्तान को वो ब्राउ बीट करे तो फिर उसके पास काफी टाइम था। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शायद 1984 में जाके हासिल की, तो 10 साल काफी थे कि पाकिस्तान को वो नाकों चने चबवा देता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बात सर ये है कि दूसरा अफगानिस्तान पे आपने कहा, तो सर अगर अफगानिस्तान की वजह से भी पाकिस्तान को
परेशानी है, कुछ लोग तो कहते हैं उससे फायदा हुआ, इतने डॉलर्स आ रहे थे और जनाब लोग जो है वो अमीर से अमीरतर हो गया, जो हमारी एलीट थी। लेकिन पाकिस्तान को भी तो सोचना चाहिए था ना सर। क्या पाकिस्तान जो थे, पाकिस्तानी जो थे, वो दूध पीते बच्चे थे, उनको समझ नहीं थी कि हम किसकी जंग लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक्चुअली, पाकिस्तान ड्रैग्ड द यूएस इनटू इट, कि यहाँ पे जी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ गई है अफगानिस्तान में, हमारे लिए वो खतरा है। तो उसी वक्त जो है वो नूर मोहम्मद तारकई की गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। बल्कि उससे पहले भी सर, दाऊद के जमाने में 1973-74 में ये हिकमत यार वगैरह जो थे, बुरहानुद्दीन रब्बानी, उनको भुट्टो साहब लेके आए थे और वहां पे पंजशीर में एक बगावत भी कराई थी इन्होंने। तो हमारा रिकॉर्ड सर माशाल्लाह बड़ा ब्रिलियंट है इस मामले में। आप कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रीफली प्लीज? ब्रीफली, चॉइस साहब, आप ना, मुझे मालूम नहीं है कि पाकिस्तान किस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, आप बड़ी जट की बात करते हैं। तो आपने जट की बात ये की कि 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर ली थी। लेकिन चॉइस साहब, आपने ज़िया उल हक साहब का वो सुना होगा फेमस इंटरव्यू एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ, कि जिसमें वो ये कह रहा था कि आपने तो बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है। आपने एक इल्यूजन कायम की हुई है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और उससे इंडिया को डराया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ आप मानते नहीं है आपके पास बम है ताकि आपको अमेरिकी इमदाद मिलती रहे और कांग्रेस की सैंक्शंस ना लगें। तो चॉइस साहब, उसमें ये भी है कि इंडिया की, मैं, मेरे जो ओपिनियन है जियोपॉलिटिक्स में वो ये है कि कोई भी मुल्क अगर किसी का कीमा निकाल सके और फायदा हासिल कर सके तो वो एक सेकंड लिहाज नहीं करेगा। चौधरी साहब मेरे साथ लिहाज कर लेंगे, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा मेरे साथ कर लेंगे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो रहम। तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक सैंक्शंस का मतलब ये उस टाइम पे डिक्लेयर करना ना करना बड़ी मुश्किलात होती हैं। मेरे हिसाब से अगर इंडिया किसी भी टाइम के ऊपर पाकिस्तान को वो कर सकता, पाकिस्तान को कर देता, पाकिस्तान कर सकता, पाकिस्तान कर देता, चाइना कर सकता, चाइना कर देता। तो देखिए ना, आपके सवाल, आपकी बात कमेंट में ही आपका जवाब है कि जी इंडिया ने कहा हमने इसलिए एक्वायर किया कि चाइना ने एक्वायर कर लिया। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमने इसलिए एक्वायर किया कि जी इंडिया ने एक्वायर कर लिया। तो दिस इज व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज। और दूसरा, ये बड़ा मेरे हिसाब से ईज़ी कमेंट है कि पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क जो है वो अमेरिका को किसी वॉर में ड्रैग कर ले। इट इज़ वेरी ईज़िली पुट, अमेरिका इज़ एन एम्पायर इवन टुडे। तो मेरे हिसाब से अमेरिका वांटेड कि जी वो क्या हुआ, और वो उसमें आपकी ये बहस सही है कि जी हम शामिल होते ना होते, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं थी। और मैं तवज्जो ये दिलाऊंगा कि सेकंड टाइम जब अफगानिस्तान का मसला हुआ तो इंडिया ने अपने बेसिस और तमाम चीजें ऑफर कर दी थी, और पाकिस्तान के लिए फिर वो एक, हम उस सबक को हासिल करने के बाद भी फिर दोबारा इंडिया के गुस्से में जो है ना हम उधर दाखिल हो गए। लेकिन इट्स अ लॉन्ग डिबेट। एनीवेज, मेरा जी कमेंट ये था कि आपके कमेंट जी में आपके जवाब है। जी। बहरहाल मेरा ये ख्याल है मेजर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं समझता कि सारे मुल्क जो है वो प्रेडेटर्स हैं। तो अभिषेक आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल क्या हो आपने गया? मेरी बात कही। देखिए, इसको फैक्चुअली एस्टैब्लिश किया जा सकता है, किसी प्रकार के ये कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। जब 1945 में यूएन बना, यूएन पे सबसे ज़्यादा फेथ इंडिया ने रखा। इंडिया ने 19 जो यूएन चार्टर का सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 44 एंड 45 जो भी पढ़ेगा, उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि यूएन को एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन होगा, सारे के सारे देश उसको मिलिट्री एग्रीमेंट रखेंगे और उसके बाद जो रिलेवेंट कंट्रियां होंगी वहां पे पुलिस फोर्स होगी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। नेहरू जी लिटरली टुक इट सीरियसली। और ये अभी इन्होंने, मुझे मेजर साहब ने कहा कि जी आप ले गए थे यूएन में, हमें दैट शोज, क्योंकि वो वॉर हम जीत रहे थे। तो ये यहाँ पे ही ये बात शुद्ध हो जाती है कि हर कोई जो प्रेडेटर बन सकता है वो प्रेडेटर नहीं बनता। हमने छोड़ दिया, हम चले गए यूएन में कि हाँ भाई मामला आप रिजॉल्व कराओ, और आज आज हमारी वही भल मनसाहत, वही गुड फेथ हमारे गले की हड्डी बन गई। जो फोर्स से, जो कि फोर्स हुआ था, फोर्स का जवाब फोर्स देना था। आप चले गए जी दुनिया भर में जी इंटरनेशनल रिलेशन, पूरा जो आइडिया है कि भाई कोई देश किसी को भी जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी है कि वो जीने नहीं देगा, मैं इससे सहमत हूँ। मैं इंडिया के 4 इंस्टांसेस, मैंने आपको यूएन वाला बताया कि हम लेके गए जबकि फोर्स हुआ था, और यूएन जो 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 सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन है चैप्टर 6 की, वो पढ़ें। उसमें पाकिस्तान को दे आइडेंटिफाइड एज एन एग्रेसर, इसीलिए कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सारी फोर्सेस निकालेगा। इंडिया को यह कहा गया कि आप बल्क ऑफ द फोर्सेस निकालेंगे लेकिन आप बाकी फोर्सेस रखेंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन किया जाए, विच इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान एग्रेशन। नेवरदलेस, दूसरी बात, चाइना के पहले भारत को कहा गया
कि आप सिक्योरिटी काउंसिल दीजिए, मैं परमानेंट सीट लीजिए। नेहरू जी ने कहा नहीं, चाइना का हक पहला बनता है, चाइना को दीजिए। तिब्बत फ्रॉम ऑल जिसे कह लीजिए सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल एंगल भारत का पार्ट बनता था। आप मेजर साहब का मुझे पता नहीं है, लेकिन जरा तिब्बत की लिपि जाके पढ़ लीजिए, तिब्बत की भाषा जाके पढ़िए, वो क ख ग घ है, आज भी वो क ख ग घ लिखते हैं। वो हमारा पार्ट बनना चाहते थे। नेहरू जी ने तिब्बत पे वन चाइना पॉलिसी एक्नॉलेज कर ली। इन चाइना ने आज तक वन इंडिया पॉलिसी को एक्नॉलेज नहीं किया, बल्कि चाइना प्लेड ऑल द रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट इंडिया। उसने पाकिस्तान को मिलिटराइज किया, वो भी न्यूक्लियर वेपन के साथ, ताकि इंडिया को डिस्टर्ब किया जा सके, और इंडिया आज तक उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और जैसा मैंने कहा कि क्वाड इज अ वेरी वेल, जो मेजर साहब कह रहे कि हम क्या नाम है अफगानिस्तान में इसलिए चले गए क्योंकि इंडिया बेसिस देने को तैयार था। सवाल ही नहीं उठता है। हमसे 3 बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पूछा था, बल्कि एक बार आडवाणी साहब उनको कहीं मिल गए थे, उस समय आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। बुश साहब ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं आते हो अफगानिस्तान में। अभी ट्रंप ने भी कहा था कि भाई वी आर प्रोटेक्टिंग अफगानिस्तान, व्हाई डजंट इंडिया कम एंड टेक सम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रीजन। इंडिया ने कहा नहीं भेजेंगे ट्रूप्स तो नहीं भेजेंगे। इंडिया वाज नॉट फुलिश कंट्री कि वो जो है दूसरे के वॉर को और अमेरिका के बेसिस को अपने यहां दे दे, जबकि उस समय घोर एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट्स यहां पे हुआ करती थी। सो मैंने जैसा आपको बताया कि अपनी सिक्योरिटी काउंसिल का सीट हमने चाइना को दिया, और आज चाइना हमारे साथ ये कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि सारे नहीं, भारत ने सीखा, लेकिन जो जिस मजे की बात है, साहब कह रहे जवाहरलाल नेहरू और ये लोग बहुत अच्छे लीडर थे और अटैक भी हुआ। ये बात मेरी इनकी समझ में नहीं आई। 1948 में भी अटैक हुआ जी, नेहरू जी और वे लोग बड़े विजनरी लीडर थे। इसका मतलब आप क्या विजनरी लीडर नहीं थे क्योंकि उन्होंने अटैक किया? अगर एक ही में से कोई 2 विजनरी हो सकता है ना। पॉइंट इसमें यह है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा ना, जब हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 को स्टडी करते हैं एज अ लॉयर, तो ये कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 का रीजन जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 की ट्रीटी में था। जब तक डॉक्ट्रिनल रिजोल्यूशन नहीं होगा, आप मेजर साहब से बोलेंगे वो आपको इवेंट गिना देंगे। जैसे कि इन्होंने कह दिया कि इंडिया चाइना के वो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन लिया जी, इसलिए हमने न्यूक्लियर वेपन ले लिया। सारे वॉर इन्होंने शुरू किए, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, और उसके बाद ये ले रहे डिफेंस की, चूंकि आपने लिया तो हम भी ले लेंगे। 1948 का वॉर इन्होंने, और ये मैं नहीं कह रहा, इनके एयर मार्शल साहब का स्टेटमेंट है कि 1948 का वॉर हमने शुरू किया। अकबर, मेजर अकबर की ये कोई किताब है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसमें भी पढ़ लें। उसके रेडर्स इन कश्मीर। जी, उसके बाद आप जो है 1965 में आपने वही हिमाकत करी, इसमें भुट्टो और वो जो लोगों ने मिलकर के अपना ध्यान हटाने के लिए कि जी हम अटैक कर देते हैं। इंडिया के ऊपर हमला चाइना ने किया 1962 में। वी लॉस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टेरिटरी टू चाइना, जिसका फायदा उठा के आपने सोचा कि इंडिया वीक है। 65 में आप भी चल दौड़ पड़े। तो हम तो जब से हमने अपना नया रिपब्लिकन शेप लिया था, वी गॉट, जो नेबर थे वो तो एनिमी से भी वर्स थे हमारे लिए। लगातार अटैक, रेड्स और हर काइंड ऑफ जो उन्होंने हथकंडा अपनाया, और उसके बाद कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ नहीं थी मेजर साहब। उस समय भी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका और उसमें लिखा करती थी कि इंडिया विल नॉट विदस्टैंड, बिकॉज कि ये कोई वो इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी की तरह एक नेशन नहीं बना पाते। उनको पता ही नहीं थी वेद की शक्ति। आज यूरोपियन यूनियन एक नहीं बन पा रहा है, कभी ब्रेक्सिट हो जाता है, कभी नेक्सिट हो जाता है, एक करेंसी नहीं बना पा रहे हैं, एक टेरिटरी नहीं बना पा रहे हैं। और आज उनके यहां डिमांड है कि लेट्स रेस्ट आवर टेरिटरीज बैक। और भारत में क्या है कि एक स्टेट को 4 बार तोड़ दीजिए, स्टेट के मुंह से चू नहीं दिखती। अभी आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना आंध्र प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बना दिया। और आपके यहाँ पे अगर हिम्मत है तो कभी जरा सिंध को तोड़ करके दिखा दीजिएगा, हम मान जाएंगे कि आपके पास पॉलिटिकल पावर है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत जो है वो विश्व में शांति का इकलौता इकलौता वो है जिसने विश्व शांति के लिए काम किया है, कभी भी अटैक नहीं किया हमने। इवन ऑपरेशन सिंदूर में जो अटैक किए थे वो हाफिज सईद के ऊपर अटैक किए थे। हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने टेररिस्ट की लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान और भारत के बीच में टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म को इंटरनेशनल रिलेशन का टूल बना लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात ऐसी बताने जा रहा हूं, अगर आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी तो समझ लीजिएगा, वरना आपकी डॉक्टर और हमारी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि आपके ही रिजवी साहब कहते हैं उसका रीजन क्या है।
जब यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ड्राफ्ट किया गया ना मेजर साहब, वो एक दिन की ड्राफ्टिंग नहीं थी, वो 1500 साल और दो मोनोथिज्म के बीच की लड़ाई के बाद लिखा गया। क्या लिखा गया? No every state shall refrain from using force in their international relations against the territorial integrity and the political independence of another member state. अब आप ये भी सुन लीजिए, जब आप जब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में ये दावत दिया गया कि लड़ लो, कन्वर्ट हो जाओ या जिजिया दो। यूएन चार्टर ने इसको निगेट कर दिया। अगर आप यूएन चार्टर में विश्वास करते हैं ना, तो आपको इस थ्योरी में विश्वास नहीं कर सकते कि लड़ लो, जजिया दो, या जो है अपना हमसे वो धिम्मी बन के रहो। ये आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और यूएन चार्टर में यदि आपने अपनी विश्वसनीय अपना जो कहते हैं कि ईमान अगर आपने दिखाया है, इफ यू हैव bestowed your trust and faith in the यूनाइटेड नेशन चार्टर, यू हैव टू बी सेक्युलराइज। आप रिलीजन का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि रिलीजन में फोर्स लेजिटिमेट कारण है, लेजिटिमेट टूल है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। गजवाए हिंद आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के कॉन्ट्राडिक्शन में है। यदि आप आर्टिकल 2 क्लॉज 4 को मानेंगे और आर्टिकल 2 क्लॉज 4 को जो है जस्ट कोजेंस यानी परम्पटरी नॉर्म, आर्टिकल 63, आर्टिकल इफ आई एम नॉट आर्टिकल 53 वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी जाके पढ़ लीजिएगा कि परम्पटरी नॉर्म्स क्या होते हैं। या तो गजवाए हिंद वैलिड हो सकता है, और या तो यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 वैलिड हो सकता है, जो कहता है कि यूज ऑफ फोर्स नहीं हो सकता। आपकी रिलीजियस बिलीफ यूएन चार्टर के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक ही तरीका है सेक्युलराइजेशन। यहूदी सेक्युलर हुए, क्रिश्चियन सेक्युलर हुए, और सेक्युलरिज्म को आपने डर्टी वर्ड बना दिया है। कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करना कैसे सॉल्व होगा, उसके पहले यह जानना होगा कि कश्मीर की समस्या क्या है। और मैं बहुत क्लियर हूं, कश्मीर की समस्या रेडिकल इस्लाम, इस्लामिक जो जिसे कह लिए नॉन क्या कहते हैं उसको, एसिमिलेशन, और दूसरा जो है एग्रेशन। ये तीन है कश्मीर की समस्याएं। जब आप सेक्युलर होंगे, आपको फिर सेक्युलरिज्म के तीन कॉन्सिक्वेंस होंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस होगा ह्यूमन राइट्स। आप इस्लाम और ह्यूमन राइट्स को एक साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ह्यूमन के राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस्लाम के द्वारा दिए गए लॉज ह्यूमन राइट्स से ऊपर प्रिवेल करेंगे। जाके किसी भी स्कॉलर की किताब पढ़िएगा, मैं नाम देता हूं फयाज रजी, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉलर्स ऑफ द शरिया लॉ। वो ये कहता है कि इस्लाम का कोड ऑफ कंडक्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इस लॉ के आगे कोई राइट्स प्रिवेल नहीं करते। और ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है कि जहां पे मेरे अधिकार होंगे, वहां पे लॉ जो है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। दैट मींस इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माय राइट एंड द शरिया लॉ हैज टू गो बैक, शरिया लॉ हैज टू गेट वैनिश्ड। सो आप ह्यूमन जी, राइट्स नहीं खा सकते जब तक आप शरिया लॉ के अंदर रहेंगे, और मैं ऐसी आपको सैकड़ों किताबें बना दूंगा। सो गो टू सेक्युलराइजेशन, गेट योर कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली ड्राफ्टेड दैट एज इट शुड बी, give the power to the parliament, make the power parliament supreme and the constitution the supreme law of the land. Don't play कि हमारा कुरान जो है वो जी सबका सोर्स है और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी चलेगा। ये जब तक आप कंफ्यूजन करेंगे, आपके सारी परेशानी का जड़ इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा। अच्छा मेजर साहब, आपने जो बात की ना कि जी चाइना के पास बम था, इंडिया ने बना लिया कि जी हमें उसके साथ वो करना है, उसके बाद पाकिस्तान ने कहा जी इंडिया के पास है। सर उसमें थोड़ा सा फर्क है, इंडिया और चाइना तकरीबन बराबर के वो मुल्क हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम 6 गुना छोटे हैं उनसे, लेकिन बराबरी करेंगे। और मैक्सिको की मैं मिसाल दूंगा आपको, मैक्सिको का जो इस वक्त मेनलैंड अमेरिका है, उसका एटलीस्ट 1/4 जो था एट वन टाइम इट वाज मैक्सिकन टेरिटरी। अब भी उनकी एक स्टेट है न्यू मैक्सिको। टेक्सास जो था इट वाज पार्ट ऑफ मैक्सिको। वो अगर इसको एक जख्म बना के बैठ जाते कि जनाब ये टेरिटरीज हमने वापस लेनी है और हम भी बम बनाएंगे और ना अमेरिका को आराम से रहने देंगे ना खुद आराम से रहेंगे, तो सर कौमें जो है ना मूव ऑन करती हैं इवन व्हेन दे फील दैट दे आर अग्रीव्ड। हमने ये नहीं सीखा मूव ऑन करना, हम उसी चीज में फंसे हुए। आइए रहमान ने एक दफा कहा था कि नवाब वक्त जो है ना 1947 से एक ही दारिया लिखता आ रहा है। हम भी सर 1947 से एक ही तकरीर किए जा रहे हैं। हमने कोई रीथिंकिंग नहीं किया, हमने कोई सोचा नहीं, हमने नहीं सोचा कि यार अवाम का भी कुछ फायदा कर दें। नया मुल्क तो हमने बना लिया, तो ये सर मुल्क जो है ना एलीट के लिए है। अब तो डॉक्टर इशरत जैसे लोग भी कहते हैं कि जी एलीट कैप्चर हो चुका है, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं है इसमें। जी सर। चौधरी साहब, एक तो डॉक्टर अभिषेक ने आपका सारा मसला हल कर दिया। उनका मुद्दा ये है कि जितनी खराबी है वो इस्लाम के अंदर है,
और मेजर तुम इस्लाम छोड़ोगे तो उसके बाद तुम्हारी कोई जगह बनेगी। तो इसलिए नहीं, देखें नहीं, मैं आप मुझे आपको मिसरिप्रेज़ेंट कर रहे हैं मेजर साहब। मैंने कहा सेक्युलराइज़ेशन ठीक कह रहे हो। चौधरी सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने एक ना डॉक्यूमेंट शेयर किया नीचे, बस 1 मिनट के लिए ऊपर ला दीजिए ताकि मैं रज़ा साहब को बता सकूँ मैं क्या कह रहा हूँ। वो ठीक है बिकॉज़ डॉक्टर साहब मैंने नहीं, मैं नहीं, आप आपकी मैंने सेक्युलराइज़ेशन कहा, मैंने कहा इस्लाम में सब समस्या ये नहीं कहा मैंने। मैंने कहा सेक्युलराइज़ेशन इज़ द टूल, ये आ रहा है आपके सामने, पढ़ लीजिए, बुक के डॉक्टर साथ साहब बताऊँगा, देखें पेज नंबर का भी आप रेफरेंस दूँगा, आप सुन लीजिएगा, बिना पढ़े तो सब बात नहीं मिस्टर हुई। सल है ये देखिए सुन लीजिए, सुन मैंने लीजिए, ये आपके सारे ये डॉक्यूमेंट किताब का देखे नाम वन है, मैंने वन सुन लीजिए। पर्सन, वन पर्सन एट मैं अ टाइम मैं प्लीज। बस 1 मिनट लूँगा, फिर आप जितना बोलिएगा, मैं बस 1 से डेढ़ मिनट लूँगा, मैं चुप हो जाऊँगा। चूँकि आप मुझे मिसरिप्रेज़ेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। सुन लीजिए, मैं पुस्तक का नाम दे रहा हूँ, ट्रिपल ए फैज़ी आउटलाइन्स ऑफ मोहम्मडन लॉ, ऑक्सफोर्ड, इसको पब्लिकेशन ईयर 2008, पेज नंबर 110 टू 122। सुन लीजिए अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए। Shariat, literally the road of the watering place, the path to be followed, as a technical term, means the canon law of Islam, the totality of Allah's commandment. Each one of such commandment is called hukum. The law of Allah and its inner meaning is not easy to grasp, and Shariat embraces all human actions. For this reason, it is not law in the modern sense. It contains an infallible guide to ethics. It is fundamentally a doctrine of duties, a code of obligations. Legal considerations and individual rights have secondary place in it. Above all, the tendency towards the religious evolution. अब बाकी मैंने आपको पेज नंबर और वो बता दिया है, जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर दिमाग में सिर्फ ये है कि गलत साबित करने के लिए मुझे आपको बोलना है, आप फ्री हैं। आपके जो आपकी जो समझदार पढ़ी लिखी जनता है, किताब, पेज नंबर, ईयर सब दे दिया। मैं कह रहा हूं इस्लाम नहीं, सेक्युलराइजेशन। मैं कह रहा हूं मैं अल्लाह को बहुत मानता हूं, मैं आपके पैगंबर साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपको सेक्युलरिज्म के पाथ पे जाना होगा। अपने कॉन्स्टिट्यूशन से यह हटाना होगा कि कुरान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वरना ह्यूमन राइट की बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती। चूंकि मुर्तद की सजा मौत होती है, इस्लाम प्रिवेल करेगा और फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल नहीं प्रिवेल करेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी रखना है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुरान को सुपीरियर लॉ भी बनाना है, दोनों नहीं चलेगी। ये अभिषेक मिश्रा नहीं कह रहा, डॉक्टर ट्रिपल ए फैजी, एथिक्स, वो सॉरी किताब का नाम मैं फिर से दे देता हूं आपको, आउटलाइंस ऑफ ये मोहम्मदन आपका लॉ, 1 मिनट से 10 मिनट हो गया। बस आप जी बोल लीजिए जो बोलना है। देखिए तरफ तो आप तरवीज करते हैं कि जनाब राइट्स का और सेकुलरिज्म का और ये सब का। दूसरा आप जाके दोबारा अपनी लैंग्वेज सुन लीजिएगा, आप मेरे साथ बातचीत इस तरह कर रहे होते हैं कि जैसे आप मुझे हुक्म दे रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ तुम करो। तो मैं क्षमा मैं चाहूंगा, अपनी वो मेरा अभी देखिए इमेज फिर मुझे पर्सनल, बात करने एक दीजिए एक एक अभी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल ट्रेट है। मैं जब ऐसा बोलता हूं तो मेरे मन में नहीं था, मैं बोलते बोलते वो थोड़ा क्लास में भी एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो इसको पर्सनल ना ओके। ले। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा यदि नहीं, आपको नहीं, बुरा मैं लगा या पर्सनल नहीं आपको ले बुरा रहा, लगा। मैं पर्सनल नहीं ले रहा और मैं बड़ा अदब करता हूँ आपका। मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं ले रहा। लेकिन मैं कंसिडर्ड ओपिनियन दे रहा हूँ कि आपकी बातचीत का अंदाज़ इस तरह होता है कि जैसे आप मुझे हुक्म दे रहे हैं। नंबर 2 आप ये देखें कि जैसे ही मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि आपकी बातचीत का अंदाज़ ऐसा है कि जैसे आप मुझे हुक्म दे रहे हैं, तो आप बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि यार ये मेरा तरीका है बात करने का। और यही मेरा सारा बयानिया है कि हिंदुस्तान की तमाम गलतियाँ, तमाम बातचीत एज़ इफ कि जी उन्होंने ही दुनिया के ऊपर मेहरबानियाँ की हैं, बाकी सारे तो जाहिल गँवार और बेअदब किस्म के लोग हैं, उनको जब तक वो आप देखें कि मेरी समझ के मुताबिक, मैं ये कंसिडर्ड ओपिनियन रखता हूँ कि आप बेशक मुझसे नहीं चौधरी साहब से पूछ लें कि प ये इस्लाम में सैकड़ों कई तरह की लोगों ने तरवीजें की हैं, कई तरह की लोगों ने तशरीहें की हैं, कई तरह के लोगों ने ओपिनियंस दिए हैं। अब आप उसमें से एक पकड़ के तो पूरा मतलब एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान के रेनेसांस की मिसालें देते हैं, दूसरी तरफ मेरी बारी आती है तो आप लॉक करके मुझे 3 लाइनों के अंदर फँसाने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये है तुम्हारा। तो देखिए मेरी अपनी ओपिनियन में ये है कि अगर आप इस तरीके से बातचीत करें, तो भई आप अपने अंदर नज़र डाल लें ना कि आपने कौन से हकूक, कौन सी ऐसी मिसालें, कौन से ऐसे रोशन चीज़ें कायम की हैं। 2025 में भी आपकी आधी आबादी जो है वो अछूत है, बाकी आबादी जो है आपकी वो मुसलमान है, वो अछूत से भी बदतर है। मतलब कौन-सा ऐसा है कि जिसको हाँ, लेकिन मैं फिर भी घूम फिर के इधर आता हूँ कि ये जो चौधरी साहब थे, इनको मैं ये कह रहा था कि देखिए डॉक्टर साहब ने तो आपका मुद्दा वो
आसान कर दिया ना। असल में मुझे अब वो बीच में मुश्किल ये हो रही है कि मुझे वो चौधरी साहब के सवाल भूल गए हैं, क्योंकि आपने इतना लंबा बीच में 10 मिनट का लेक्चर दे दिया कि मुझे अब बिल्कुल याद नहीं है। चौधरी साहब काइंडली आप मुझे हिंट दे सकते हैं कि आपने क्या सवाल पूछा था? मैंने मेक्सिको की मिसाल दी थी। हाँ, यस, बिल्कुल, मैं उसके ऊपर आता हूँ। अब देखिए ना चौधरी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि जी, अब आपने दलील ये दी है कि जी चाइना ने बम बनाया, इंडिया ने बना लिया, तो उनका हक बनता था, वो इसलिए कि जी वो फिर भी बराबर के हैं। और हमने क्यों बनाया, गुस्ताखी क्यों की, हम तो उनके बराबर के नहीं हैं। दूसरी तरफ आप सब यहाँ पे बैठ के मुझे अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन जिसके मुताबिक तमाम देश बराबर हैं, तमाम को एक जैसे हकूक हैं, तमाम की इज़्ज़त और तमाम का ह्यूमन राइट्स और ये, तो देखिए मैं पलटियाँ खा रहा हूँ या हम सब पलटियाँ खा रहे हैं। बस ये मेरा मुद्दा है टोटल। तो चौधरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल अपनी ओपिनियन रखें कि जी पाकिस्तान ने क्या किया, लेकिन मैं उस ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ चौधरी साहब, जो जो समझता है कि जी पाकिस्तान की जहाँ तक अपनी सालमियत की बात थी, वहाँ पे भुट्टो साहब, ज़िया-उल-हक साहब, मतलब तमाम के तमाम जो है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की जी, लीडरशिप है वो उनके साथ मुखलिस होगी। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान उसकी अपनी एक सोच है। वो ना चाइना पे डिपेंडेंट है, ना इंडिया पे डिपेंडेंट है, ना किसी और पे डिपेंडेंट है। चौधरी साहब समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान 72 साल पहले या 78 साल पहले आज़ाद हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान में, और फिर इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी आता है चौधरी साहब कि जो अंग्रेज़ आए थे, उसका भी मुसलमानों ने कई सौ साल बायकॉट रखा था। तो वो सारी चीज़ें, मतलब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, तो फिर आपको पाकिस्तान की कहानी, मैं यहाँ पे एक छोटा-सा नुक्ता आपके सामने रखूँगा। वो एक जी, जैपनीज़ डॉक्टर थे जो कैंसर का इलाज करते थे। उन्होंने कहा कि जी अ, हुआ ये है कि मुझे खुद कैंसर हो गया, वही वाला कैंसर हो गया। तो उन्होंने कहा मैं जिस अज़ियत से गुज़रा, मैंने जब वो दवाइयाँ ली, तो फिर मुझे पता चला कि कैंसर के मरीज़ के ऊपर कीमोथेरेपी क्या तबाही लाती है। तो उन्होंने कहा जब तक मैंने खुद कीमोथेरेपी नहीं ली थी, मैं मरीज़ों को कहता था कि शाबाश हिम्मत करो, आगे बढ़ो, ये वो सब कुछ। उन्होंने कहा जब मैं खुद उस अज़ियत से गुज़रा, तो मैं मरीज़ों से कहता था, बताओ तुम्हारे साथ कैसी गुज़र रही है? तुम्हें क्या-क्या मुसीबतें आ रही हैं? कितनी तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? तो मैं हल्के-फुल्के जी, अंदाज़ में आप दोनों की तवज्जो इस बारे में दिलाऊँगा कि देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि मेजर तेरे दादे के दादे का नाम रामलाल था। एंड शकील चौधरी साहब, आई आई एग्री टू दैट। मैं उसको मानता हूँ कि मैं कन्वर्टेड हिंदू हूँ या कन्वर्टेड मुसलमान हूँ। आप यहाँ पे पूछें कि डॉक्टर साहब को मैंने नहीं कहा कि जी मैं जेहलम से ताल्लुक रखता हूँ, राजा पोरस था कि जिसने सिकंदर आज़म को रोका था और मुझे इस जी, पे फ़ख्र है। वो मेरा बाप-दादा था। तो देखें, बहुत सारी, मुझे फिर भी, मैं आखिर में भी ये समझता हूँ कि खूबसूरती हम सबके बीच में ये है कि इंडिया की भाषा या इंडिया की ज़बान, हालाँकि देखें ना इन्होंने उसको हिंदी कर दिया है, हालाँकि वो है उर्दू, तो वो जो है, वो नेपाल को भी नहीं समझ आती, वो भूटान को भी नहीं समझ आती, वो म्यांमार को भी नहीं समझ आती, वो बांग्लादेश को भी चौधरी साहब नहीं समझ आती, वो सिर्फ़ मुझे समझ आती है। और जो जी, मैं बोल रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब समझ आती है, और इस जी, भाषा के कॉमन होने के बावजूद हमें एक-दूसरे की समझ नहीं आ रही। जी, दिलचस्प बात ये है। ये जी, जी। बिल्कुल अच्छा, इसी तरह की बात है ए चौधरी ए साहब, ए आखिरी बात 1 बताऊँ, मिनट। ये जी, ये चौधरी साहब आप इसको बड़ा मैं एन्जॉय करेंगे। ये आप ये दोनों ये लोग खूब एक क्वेश्चन आपके है। लिए एक जी, तोहफ़ा समझ जी, लें कि इस बात को आप एन्जॉय करेंगे। दुबई में हिल्टन होटल से बाहर निकले और मेरे साथ एक गोरा बैठा हुआ था, ठीक है? अभी आजकल के ज़माने में तो गोरा भी कहना एक रेसिस्ट बात ही है, लेकिन एक व्हाइट व्हाइट वेस्टर्न बंदा बैठा हुआ था मेरे साथ। तो हम जब जा रहे थे तो उसने कहा कि ये जो अरबी लिखी हुई है दुबई की सड़कों के ऊपर, ये तुम पढ़ लेते हो? मैंने कहा मैं पढ़ लेता हूँ। तो उसने कहा कि जी तुम, इसका मतलब है अरबी बोल लेते हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा लेकिन तुम पढ़ सकते हो? मैंने कहा हाँ। और उसने कहा समझ लेते हो? मैंने कहा जी समझ भी नहीं सकता। तो उसने कहा लिख लेते हो? मैंने कहा मैं लिख भी सकता हूँ। तो ही कुडन्ट गेट हिज़ हेड अराउंड कि मैं हुँ, अरबी लिख सकता हूँ। चॉइस साहब ज़रा सुकून से सुनिएगा। मैं अरबी जी, लिख सकता हूँ, मैं अरबी पढ़ सकता हूँ, लेकिन आई हैव नो क्लू कि वो क्या लिखा हुआ है और वो क्या तो बिल्कुल इसी जी। तरीके से इंडिया-पाकिस्तान की सिचुएशन है। हम एक-दूसरे की बातचीत समझ सकते हैं, लेकिन वो ऐसे है जैसे शीशे के पार वो बात कर रहे हैं शीशे के पार। एनीवेज़ ये लाइटर सेंस में था। जी, मेजर साहब मैंने जो बात की थी ना, वो थी, एक चीज़ होती है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट
अब थ्योरेटिकली आप भले कहते रहे जी सारे मुल्क बराबर हैं, सारे मुल्क बराबर हैं, मेरा ख्याल है आप भी ये नहीं चाहेंगे कि दुनिया के 200 मुल्क जो हैं, चूंकि वो बराबर हैं, सब के सब न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज बन जाएं, सब जो है न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दें। दिस विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेस। तो थियोरेटिकल चीजों को प्लीज उसके कॉन्टेक्स्ट में दीजिए। मैक्सिको की बात कर दूं मैं, मैक्सिको अगर बम के रास्ते पे चल पड़ता और कहता जी मैं अमेरिका को तबाह करना है मैंने, तो खुद भी तबाह होता और अमेरिका का भी काफी नुकसान करता। और आपने सर कहा कि पाकिस्तान की अपनी सोच है, तो मुझे सर अफसोस इस बात का है कि वो सोच पीपल्स ओरिएंटेड नहीं है, लोगों की फलाह बहबूद का उसमें कोई दखल नहीं है। वो सोच जो है ना सिर्फ एलीट को फायदा पहुंचाती है, वो दुश्मनियां निभाती है। जैसे हमारे यहाँ लोग गांव में कहते हैं ना जी बड़े फख्र से, हम दुश्मनदार लोग हैं। चाहे वो आपकी आपकी मुआशी हालत को तबाह कर दे, आपके बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल तबाह कर दे, फिर भी आप फख्र करते हैं जी ऐसी दुश्मनदार लोग हैं। तो ये दुश्मनदारी पे जो फख्र वाली बात है ना सर, इस पे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको रीथिंक करें, इस पे ठंडे दिलो दिमाग से जो सोचने समझने वाले लोग हैं, थिंकिंग सेक्शंस हैं, उनकी एक कमेटी बना दें 100 लोगों की, 200 लोगों की। लेट देम डिबेट दीज इश्यूज, लेट द मीडिया डिस्कस दीज इश्यूज इन एन ओपन मैनर। आज तो हमने इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि टीवी पे फौजी अफसर भी वही आता है जिसको आईएसपीआर अप्रूव करे। यानी हमारे एक एम्बेसडर थे, वो आईएसपीआर के चीफ रहे, फिर एम्बेसडर रहे, उन पे भी पाबंदी लगा दी कि जी वो टीवी पे नहीं आ सकते। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से इतना खौफ आता है, जब तक हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, हमारे मसाइल का हल नहीं निकलेगा। अभिषेक जी ब्रीफली एनीथिंग दैट यू वांट टू से? नहीं, मेजर साहब ने अंत में बहुत अच्छी ब्रीफली बात बड़ा मुश्किल है अभिषेक साहब के लिए। देखिए ही इज अ प्रोफेसर आफ्टर ऑल। तब से अटैक पे वेरी अटैक कर गुड, रहे हैं वेल सेड चौधरी साहब, वेल सेड। तो देखिए ऐसा है कि पाकिस्तानी म्यूजिक की बात होती है ना, लोग कहते हैं पाकिस्तान का म्यूजिक है। मैं पाकिस्तान की म्यूजिक को बहुत एंजॉय करता हूँ। बचपन मेरा ना पुरानी जीन्स और ये गिटार और ये गोरे रंग का जमाना ना होगा पुराना और बिल्लो के घर, ये सब सुन के गुजरा। ठीक है, मेजर साहब पाकिस्तानी संगीत की बात करें, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि ये उर्दू को हिंदी कह दिया इन्होंने। अभिषेक साहब आपको ना मुझे कोई नए गाने भेजने की जरूरत है। ये जो गाने आप बता रहे हैं ना, ये मेरे और आपके जमाने अब मेरे पास समय नहीं रहता, इतना मुझे काम रहता है ना मेजर साहब, तो मैं अब ये भी है कि मैं चेंज नहीं करना चाहता। सो आई एंजॉय रिलिश माय ओल्ड गोल्डन डेज, जहाँ पे मैं बच्चा था। पुराने नए जमाने के गाने मुझे समझ में कि वो बिल्लो बदनाम हुई मुन्नी तेरे लिए, आई कांट रिलिश देम नेवरदलेस। तो जब आप म्यूजिक कहते हो ना मेजर साहब, तो म्यूजिक की जो जननी है ना, वो सारे गामा पाधानीसा, अलिफ बेते से में सारे गामा पाधानीसा नहीं है। उर्दू म्यूजिक, अगर जो आप कह रहे हो ना कि उर्दू, ये हिंदी को उर्दू बना दिया, म्यूजिक यहाँ सदियों से थी। और आप जिस म्यूजिक को गा रहे हो उसके सारे सुर जो हैं वो सारे गामा पधनी सा से है, अली बेते से नहीं है। आपके पास पौ है ही नहीं, पे है। अपनी हिस्ट्री को अपनॉलेज कीजिए। जो मैंने कहा थ्योरेटिकल रिविजिट कीजिए सारी। यही, मैं किसी रिलीजन पे अटैक नहीं करता। मेरे भारतीय होने का संस्कार ही नहीं है। मैं सबको सही मानता हूँ, चाहे कोई गधे को पूज ले और चाहे कोई किसी को पूज ले, क्योंकि मेरे लिए उसका विश्वास मेरे लिए सर्वोपरि है। उसका विश्वास ही मेरे लिए उसका रिलीजन है। तो मैं आपके रिलीजन पे कभी अटैक नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ता वहीं से जाता है जहां मुझे आपको बताना है कि रिलीजन और लॉ को सेपरेट कीजिए, मामले यूं सॉल्व हो जाएंगे। सोशल जो कंस्ट्रक्शन है वो यूं बन जाएगा। नहीं तो आप अगर मेरी कमियां निकालना चाहेंगे कि जिन्होंने ये कह दिया, आप निकालते रहें। बात बस वही है। संस्कृत को कहते हैं मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इट्स एज एंशिएंट। तमिल यहाँ पे बहुत पुरानी लैंग्वेज है, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इज तमिल। सब क ख ग घ अंगा से चलते हैं, कोई अलिफ बेते से नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा, अरबी भी उतनी ही खूबसूरत भाषा है। मैं अरबी को बहुत पसंद करता हूँ। मैं जब हाइफा में था, इज़राइल में था, कोई भी अरबी मुसलमान जो इज़राइली होता था मुझसे मिलता था, मैं उसको आगे बढ़ के बोलता था अस्सलाम वालेकुम भैया, हाउ आर यू? तो बोलता था ओह यू से अस्सलाम वालेकुम। आई सेड व्हाई नॉट, यू आर एन अरब, व्हाई नॉट, इट्स योर लैंग्वेज। लेकिन डॉक्टर साहब संस्कृत और तमिल भी तो मेरी ही है ना, या हमारी है? आपने तो बोला उर्दू को हिंदी बना दिया, तब तो मुझे एग्जाम्पल देना पड़ा। हाँ, वो अलहदा कमेंट ये है। बात आपने सही कहा, ये आपकी है, इसमें मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा। मैं आप इसको अपना देखिए, मानते हो, ये ये आपका जो है। विरसा है हमारा मुश्तरका है। मतलब बहुत अच्छी बात की मेजर साहब ने। बहुत बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल मैं मानता हूं इसको। नो आर्ग्यूमेंट विद दैट।
And I can देखिए on मेरी this वालदा high and चौधरी साहब glorious note. चौधरी साहब जी, सुने, मेरी वालदा अभी हयात है माशाल्लाह, तो वो कहती थी ये इंडियन फिल्में देखती थी, वो कहती थी माँ का अदब ऐसे करते हैं। सही। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, थैंक यू मेजर साहब, यू हैव बीन वेरी जनरस विद योर टाइम और आपने खुल के बातें की। तो आई होप वी विल हैव अनदर सेशन सून। आपकी and मेहरबानी है चौधरी साहब, थैंक यू सो मच and फॉर Major प्रोवाइडिंग Sahab, दिस। at any point of discussion, if I sounded harsh or rude, that I didn't mean to be. This यस, is my यस, 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 और उस पे हम लड़ाई करेंगे। बट वो मेरा इंटेंशन नहीं था, वो नहीं, इनएडवर्टेंट नहीं, है डॉक्टर वो साहब कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लाइक दैट। ये और वो आप कह रहे थे ना देश बदल देंगे, नहीं बदलते। हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, हम ना हुए आप बोर हो जाएंगे, आप ना हुए हम बोर हो जाएंगे। तो अल्लाह नहीं करे नहीं कि हम दोनों लोग मुल्क अच्छे मेरे तरीके से कहने का चले। था और पड़ोसी चौधरी बदले, साहब बट की ये बात दुरुस्त है कि जी आपने तरक्की मेरी करनी बात ध्यान चाहिए। से नहीं सुनी। मैंने कहा था पड़ोसी बदलते, रिश्तेदार नहीं बदलते। हाँ, रिश्तेदार नहीं बदलते। यस, चले, मैं तो आपको रिश्तेदार मानता हूँ जी, बिल्कुल। मैं भी मानता थैंक हूँ। यू वेरी मच।